सर्दियों के मौसम में देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को नाक जाम की समस्या रहती है, साथ ही साथ खर्राटे की भी समस्या लोगों को रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो नाक जाम होने की समस्या है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे किसी किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उसके कारण भी नाक जाम होता है। फिर नाक के अंदर कुछ कुशन्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे टर्बिनेट्स कहते हैं। तो जब इन टर्बिनेट्स के साइज़ बढ़ जाते हैं, जिसको कभी-कभी लोग जब अपना नाक देखते हैं और हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम नाक के अंदर कुछ सूजन हो गया है, मांस जैसा दिख रहा है। बट एक्चुअली में वो टर्बिनेट्स होता है, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो सबके नाक में होता है। बट किसी कारण से, जैसे एलर्जी से, इन्फेक्शन से, इसकी जब साइज़ बढ़ जाती है तो वो ऑब्वियसली वो दिखने लगता है और पेशेंट को लगता है कि उनके नाक में मस्सा हो गया। तो इसके कारण भी नाक जाम की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर नाक में कुछ पॉलिप्स हैं तो वो भी एक नाक जाम का एक समस्या बन जाते हैं। तो आपने जो ये पूछा कि सर्दियों में ये समस्या क्यों बढ़ जाती है, इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग एलर्जिक ज़्यादा होते हैं और ये जब और उसमें एक ठंड भी एक बहुत ही कॉमन कॉज है एलर्जी का। एलर्जी के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे फूड एलर्जी होती है, ठंड से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है और मोस्ट कॉमन कॉज होता है जिसे हाउस डस्ट माइट कहते हैं, जो हमारे घरों में होता है। वो मोस्ट कॉमन कॉज है एलर्जी का। तो जहाँ तक अगर ठंड की बात कही जाए तो ठंड के कारण जो बाहर का तापमान घट जाता है, तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में ये समस्या उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती, बट क्योंकि वो ठंड से एलर्जिक होते हैं तो वैसे केस में उनकी समस्या बढ़ जाती है। और जैसा कि हमें सांस, बेसिकली हम लोग सांस नाक से लेते हैं और किसी कारण से अगर रात में सोते समय अगर आपका नाक जाम है तो डेफिनेटली फिर हम मुंह से सांस लेंगे और जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जितने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और फिर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे स्नोरिंग कहते हैं या बोलचाल की भाषा में जिसे खर्राटा बोलते हैं। तो ये समस्या लोगों में जाड़े में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनको छुटकारा मिल सकता है इससे? इस तरह के लिए जैसे आप कुछ नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे, मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, मैंने टीवी पे भी आजकल ऐड देखा है कि ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप्स के बहुत सारे ऐड आते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेडिकेटेड ड्रॉप्स हैं, इसमें एक कॉम्पोजिशन इसका होता है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते हो तो उसमें फिर उल्टी असर दिखने लगती है, मतलब आपका नाक खुलने के बजाय नाक बंद होने लगता है। और ये मैं बहुत पेशेंट से पूछती हूँ तो बोलते हैं हाँ मैडम, जब मैं ये ड्रॉप बताती हूँ तो वो बताते हैं कि हाँ मैडम मैं ये ड्रॉप पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। इवन कि मैंने बच्चों में भी देखा है कि उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ हाँ ये दवाई हम लोग देते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मेडिकेटेड ड्रॉप्स है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इसका उल्टा असर होता है। उल्टा असर का मतलब क्या है कि नाक जाम, मतलब खोलने के बजाय वो नाक जाम होने लगता है, जिसे एक मेडिकल के टर्म में राइनाइटिस मेडिकेमेंटोसा इसको बोलते हैं, जिसमें कि खुलने के बजाय आपका नाक जाम होने लगेगा। और ये ऐसा वैसे लोगों को होता है जो ये इसके एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब हमेशा नाक जाम रहता है तो वो ओट्रिविन हमेशा लेते हैं। तो मैं ये हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर ऐसा कोई भी ड्रॉप्स जो आप लगातार यूज़ कर रहे हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनके लिए इस तरह के जो मेडिकेटेड ड्रॉप्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि एक्चुअली ये ड्रॉप्स करते क्या है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। तो वैसे केस में जो बीपी के पेशेंट हैं उनकी सडन बीपी शूटअप होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली मैं ऐसे पेशेंट्स के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई ड्रॉप्स यूज़ करना चाहते हैं और अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो आप कोई सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कीजिए, जिसमें कि जैसे नेज़ोक्लियर या इस तरह के जो ड्रॉप्स आते हैं वो बस सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, उसमें कोई मेडिकेशंस नहीं रहता है, तो इससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे नेज़ल स्प्रे होते हैं जो स्टेरॉयड के स्प्रे होते हैं, तो स्टेरॉयड के स्प्रे हैं, बट एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि स्टेरॉयड्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। बट जब आप कोई टॉपिकल एप्लीकेशन में लेते हो, जैसे आप नेज़ल स्प्रे ले रहे हो या ईयर में ले रहे हो, तो उसके सिस्टमिक एब्जॉर्प्शंस बहुत कम होते हैं, तो वैसे केस में उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। ओरल टैबलेट्स लेने के बजाय अगर आप अपने आप को स्प्रे या ड्रॉप्स पे रखिए तो वो आप इससे अपने नेज़ल कंजेशन या स्नोरिंग से आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि अगर नाक जाम की समस्या किसी को हुई है तो वो स्टीम लेते हैं,
विक्स डाल के, तो वो असर कितना करता है? नहीं, अगर नाक जाम है तो स्टीम भी बहुत कारगर होता है। वही मैं बताना चाह रही हूँ कि हमेशा नाक जाम हो या खर्राटे ले रहे हो या इस तरह की समस्या में हमेशा ही एंटीबायोटिक्स या हमेशा ही ये मेडिकेटेड ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं रहती है लेने की। अगर आप सिंपल स्टीम लो, इवन कि विदाउट पुटिंग एनीथिंग लाइक कोई भी कार्वॉल प्लस के कैप्सूल्स या विक्स, वो सब भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल प्लेन स्टीम भी लोगे ना तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है।